विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, आज हम बीए पार्ट तृतीय इसके इतिहास विषय के हम सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री सेकंड बीए पार्ट तृतीय, जिसमें इस पेपर का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें 1453 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी, इस कालक्रम के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। और इसमें आज हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट के जो प्रथम अध्याय है उसका हम अध्ययन करेंगे। और प्रथम अध्याय का नाम है आज पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, जिसको अंग्रेजी भाषा में या फिर उसका दूसरा नाम है रेनेंसा। रेनेंसा फ्रेंच भाषा का शब्द है। इस रेनेंसा से ही पुनर्जागरण शब्द है, इसकी उत्पत्ति होती है। और यूरोप में होता क्या है कि मध्यकाल में 1453 ईस्वी के लगभग यहाँ पे एक बदलाव होता है, पुनर्जागरण होता है। क्योंकि पहले जो यहाँ पे सिस्टम था वो इस प्रकार से था कि यहाँ पे धर्म का प्रभुत्व था, अभी भी धर्म का ही बना हुआ है, लेकिन दो लोग हैं यहाँ के यूरोप के जागृत होते हैं, पुनर्जागृत होते हैं अपने पूर्व ज्ञान के प्रति। और अब वो यहाँ पे जो धार्मिक बंधन है उनसे बदलाव आजाद होना चाहते हैं। तो यहाँ पे पुनर्जागरण से मतलब है रेनेसां, और रेनेसां से और पुनर्जागरण दोनों से तात्पर्य है पुनः जागना। और इसमें पुनः जागने से मतलब कैसे है कि हमें दोबारा से अपने पुनर्ज्ञान के प्रति जागृत होना, स्वतंत्र चिंतन के प्रति, मानववादी चिंतन के प्रति, वैज्ञानिक चिंतन के प्रति, बौद्धिक और तार्किक चिंतन के प्रति ये लोग जागरूक होते हैं यहाँ के लोग। और ये पुनर्जागरण है, इसकी शुरुआत इटली देश से होती है। कई सारे कारण थे कि इटली से शुरुआत होने के, क्योंकि इटली जो राष्ट्र था प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र रहा था, और अभी भी बहुत सारे विद्वान लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान की उन्नति भी सर्वप्रथम इटली से ही होती है यूरोप में। तो ये पुनर्जागरण होता है 1453 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसके कारण क्या थे पुनर्जागरण के इस समय? पुनर्जागरण और इसके हम कारणों का अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण के कारण कौन से थे? और सबसे पहले है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध एवं पूर्वी देशों से संपर्क। ये क्या होता है कि यहाँ पे यूरोप में और मुख्य रूप से जो पश्चिमी एशिया है उस क्षेत्र में धर्म युद्ध होता है, जिसे क्रूसेड के नाम से भी जाना गया है, ईसाई और मुस्लिमों के मध्य। और ये धर्म युद्ध हैं कई शताब्दियों तक चलते हैं, जिसमें ये जो धर्म युद्ध हुए 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, इसमें क्या होता है कि जो प्रभु ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, उनकी जो जन्मभूमि है पश्चिमी एशिया में वर्तमान फिलिस्तीन देश में जेरूसलम, उसके ऊपर मुस्लिमों का नियंत्रण है। तो अब ये ईसाई लोग हैं, ईसाई शासक हैं, उसके ऊपर अपना नियंत्रण चाहते हैं। तो इन्होंने वहां पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। वहां पर पवित्र भूमि के ऊपर, जिसे पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता था,
उसके ऊपर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यूरोपियन लोगों ने, ईसाई लोगों ने। लेकिन बाद में इनके धर्म युद्ध निरंतर चलते रहते हैं और बाद में कभी मुस्लिम इसमें सफल होते, कभी ईसाई सफल होते, और ये युद्ध कई शताब्दियों तक जारी रही। और अंततः जब ईसाई लोग, जो पश्चिमी संस्कृति के लोग थे, यूरोप के लोग थे, जब वो एशिया के संपर्क में आते हैं तो वो एशिया की संस्कृति और इनके ज्ञान विज्ञान से परिचित होते हैं। ये एशिया था, वो यूरोप से कहीं आगे था इस मामले में, ज्ञान विज्ञान में, संस्कृति में, सांस्कृतिक उत्थान में, कला में, इन सब में। तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ के जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करते हैं, तो उनसे प्रभावित होते हैं, वो स्वतंत्र चिंतन से, मानववादी जो भावना होती है उनसे, या फिर जो विकास की भावना होती है उनसे। तो उनसे प्रभावित होकर के भी उन्होंने भी जब वो अपने देश में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसकी शुरुआतें करते हैं। तो इस प्रकार से भी यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआतें होती है। नेक्स्ट है व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि, और व्यापारिक समृद्धि में कि जो इटली था उसमें कुछ ऐसे नगर थे जो विकसित होते जा रहे हैं, जिनका नाम था वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, रोम। तो इन नगरों में समुद्र तट के ऊपर स्थित है इटली में, तो व्यापार का केंद्र था। यहाँ पर विभिन्न देशों के जो यात्री थे और जो राजदूत थे, विद्वान थे, वो लोग यहाँ पर आते, यहाँ पे रहते। तो वो लोग जिस क्षेत्र से आते थे या फिर जहाँ पर भी वो भ्रमण करते, उस ज्ञान से इटली को परिचित परिचित करवाते। जहाँ पर रुकते तो उस ज्ञान से वहाँ के लोग भी परिचित होते। तो व्यापारिक समृद्धि के कारण विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक सेतु का केंद्र बना इटली, इटली के नगर। और यहाँ पे पूरे देशों के विभिन्न, पूरे विश्व के यहाँ पे यात्री लगभग आते। तो उस ज्ञान से भी इटली है वो समृद्ध हुआ, और वो ज्ञान भी, व्यापारिक समृद्धि होने के कारण ही ये ज्ञान भी यहाँ के लोगों के विकास का, पुनर्जागरण का कारण बनता है यहाँ पे। इस कारण से भी यहाँ पे पुनर्जागरण हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे कागज एवं छापे खाने का आविष्कार। कागज एवं छापे खाने का आविष्कार। इसमें क्या होता है कागज और छापे खाने के आविष्कार में, कि यहाँ पे जर्मनी में 1477 ईस्वी में जॉन गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया, और यहाँ पे पुस्तकें छपने लगी। जो पुस्तकें, पांडुलिपियां पहले हाथ से लिखी जाती, बहुत अधिक समय लगता है उसको लिखने में, और वो छापे के द्वारा, छापे खाने के द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उनकी छपाई होने लगी। तो बहुत कम समय में बहुत अधिक साहित्य वो छापा जाने लगा, बहुत अधिक साहित्य लिखा जाने लगा। और यहाँ पे सर्वप्रथम बाइबिल जो पुस्तक थी उसका अनुवाद होता है, या वो छपती है, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो लोग पढ़ करके जानने लगे कि वह बाइबिल में तो ये लिखा हुआ है और हमारे जो धर्म गुरु हैं वो हमें अलग ही बातें बता रहे हैं। तो लोग उस बाइबिल को पढ़ करके जागृत हुए। फिर अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ हैं, ज्ञान के जो स्रोत थे, उनका को भी छापा जाना प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे जब वो नॉलेज भी लोगों तक पहुंचा तो वो लोग भी उनको पढ़ करके जागृत होते हैं और पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कस्तुनतुनिया है वर्तमान तुर्की की राजधानी थी, इस्तांबुल। और ये भी पूर्वी साम्राज्य, पूर्वी जो एशिया महाद्वीप है उसका केंद्र था, ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र था। रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी भी रही थी पहले के समय में, 5वीं शताब्दी सब ईस्वी
के लगभग तक। तो ये भी एक तरह से नॉलेज सिटी थी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो विद्वान लोग रह रहे थे, इसके ऊपर तुर्कों ने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया और वो मारकाट मचाने लगे। विद्वानों के जो पुस्तकालय वगैरह थे, ग्रंथ थे, उनको जलाया जाने लगा, उनकी हत्याएं की जाने लगी। तो जितने भी विद्वानों के द्वारा संभव हो सका, वो अपने ग्रंथों को समेट करके, इकट्ठा करके, और वो समुद्र की तट से, समुद्री यात्रा से इटली की ओर रवाना हो गए। और इटली जाकर के उन्होंने अपना आश्रय स्थान बनाया, इटली में वो रहने लगे। एक उदाहरण है वेसियोन, वो अकेला ही 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा। तो ये जो विद्वान लोग थे, जब अपने ज्ञान सहित, अपने ग्रंथों सहित, अपनी पांडुलिपियों सहित इटली पहुंचते हैं, तो इटली के लोग भी इस ज्ञान से परिचित होते हैं और वो भी पुनर्जागृत होते हैं। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य चंगेज खान के नेतृत्व में इसका उत्तरी जो एशिया है उसमें उदय होता है, चीन के उत्तर पश्चिम में। तो ये मंगोल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा। यहाँ पे चंगेज खान ने और उसके उत्तराधिकारियों कुबलई खान वगैरह ने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया और दुनिया भर के विद्वान यहाँ पे आते। और यहाँ पे आते तो आने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे लोग विभिन्न धर्मों के, विभिन्न देशों के यात्री आते और एक दूसरे के नॉलेज से, एक दूसरे के ज्ञान से परिचित होते, और वो ज्ञान जब अपने देश में ले जाके वो बताते, तो इससे भी पुनर्जागरण यूरोप में आया। नेक्स्ट है मानववाद का विकास। मानववादी दृष्टिकोण है उसका विकास होने लगा। मानव के द्वारा मानव के हित के जो कार्य किए जाते हैं वही मानववाद कहलाता है, जिसमें मानव के हित की भावना होती है, मानव के चित्र बनाए जाने लगे, मानव की समस्याओं का हल किया जाने लगा। वही सर्वप्रमुख बिंदु या मुद्दा बन गया। और लास्ट है विद्वानों एवं साहित्यकारों का योगदान। विद्वानों एवं साहित्यकारों का योगदान, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी इटली में भी कई सारे विद्वान होने लगे और उन्होंने भी अपना ग्रंथ लिखा, अपने जो विचार थे वो प्रकट किए, जिसमें जॉन हस है, सेवानरोला है, मार्टिन लूथर है, जीवंगवेली है, मैकियावली है, और बहुत सारे। इनके ज्ञान से परिचित होकर के भी लोगों ने, इनके संदेशों से परिचित होकर के भी, इनके मार्गदर्शन से भी परिचित होकर के लोग यहाँ पे पुनर्जागृत होते हैं और यहाँ पे पुनर्जागरण हुआ। नेक्स्ट है जो अगला चैप्टर है, इसी में ही पुनर्जागरण में ही ये जो पुनर्जागरण होता है उसका साहित्य के ऊपर क्या प्रभाव हुआ। पुनर्जागरण के दौरान साहित्य का विकास। और ये साहित्य का विकास किस प्रकार से होता है, सर्वप्रथम यहाँ पे हम पढ़ेंगे इतालवी साहित्य। इतालवी साहित्य में यहाँ पे क्या होता है, कुछ कवि होते हैं जिन्होंने इतालवी साहित्य का वो प्रारंभ किया है। यहाँ पे सबसे पहले दांते, इतालवी साहित्य में दांते कवि। और दांते कवि की कुछ पुस्तकें हैं जिनके नाम मैं आपको बोल के ही सुना रहा हूँ सिर्फ, कि डिवाइन कॉमेडी, वीता नोवा, द मोनार्किया। इन ग्रंथों में धर्म के ऊपर या धर्म की आलोचना की जाती है। अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है। डिवाइन कॉमेडी, इसमें चर्च की जो आडंबर थे, कर्मकांड थे, उनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट जो विद्वान थे वो थे पेट्रार्क, इटली के, जिन्हें मानववाद का पिता भी कहा
जाता है। और पेट्रार्क ने फेमिलियर लेटर्स लिखे, सोनेट्स लिखी, अंग्रेजी वो रे सोनेट्स 14 पंक्तियों की कविताएं होती हैं वो लिखी। तो पेट्रार्क की कविताएं बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट था बोकासियो। और बोकासियो इसने डेकमेरॉन, ब्लैक डेथ इन पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट है मैकियावली। इसका विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है द प्रिंस। द प्रिंस में उसने आदर्श साम्राज्य की वर्णन, आदर्श राज्य का वर्णन किया है। और नेक्स्ट है, चलो ये तो हो गए इतालवी साहित्य के प्रमुख विद्वान जिन्होंने इटली में, ये महत्वपूर्ण विद्वान ही और बहुत सारे विद्वान थे, इन्होंने इतालवी भाषा में महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की है। और इनकी रचनाओं से यहाँ के लोग, यूरोप के लोग हैं वो प्रभावित होकर होते हैं इनको पढ़ करके, और वो जागृत होते हैं, सुधारों के प्रति वो जागृत हुए, बदलावों के प्रति, परिवर्तन के प्रति, मानववादी दृष्टिकोण, स्वतंत्र चिंतन के प्रति वो जागरूक होते हैं और उसको अपने जीवन का अभिन्न भाग बनाते हैं। नेक्स्ट जो साहित्य हम पढ़ेंगे वो है अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहला नाम आएगा वो है चौसर का, विलियम चौसर। और विलियम चौसर ने यहाँ पे कैंटबरी टेल्स नामक पुस्तक लिखी थी। विलियम चौसर को अंग्रेजी साहित्य का पिता भी कहा जाता है, इंग्लैंड के थे और इन्होंने ही 13वीं शताब्दी में कैंटबरी टेल्स जो विभिन्न यात्राओं का वर्णन था एक तरह से 29 वो था। नेक्स्ट जो अंग्रेजी के कवि हैं वो है टॉमस मूर। टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट है स्पेंसर। स्पेंसर जिसने फेयरी क्वीन नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट विद्वान है शेक्सपियर। और शेक्सपियर तो ये मान लीजिए कि अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था, सर्वप्रसिद्ध विद्वान था, कवि और नाटककार भी था। इसने कई सारे ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें से हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर आदि। इन ग्रंथों का वहाँ के लोगों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव होता है, यूरोपियन लोगों के ऊपर। नेक्स्ट है फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी भाषा में भी यहाँ पे साहित्य की रचना की गई, जिसमें कुछ नाम हैं रेबिलास, मॉन्टेन, मार्सिगोलियो। रेबिलास, मॉन्टेन, मार्सेगोलियो, ये मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रांसीसी साहित्य की रचना की थी। इसके अतिरिक्त स्पेन है, हॉलैंड है, इन देशों के भी। हॉलैंड का था इरेशमस। और स्पेन है, पुर्तगाल है। इन देशों के जो कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने भी पुनर्जागरण के दौरान विभिन्न साहित्य की रचना की यहाँ पे। तो ये पुनर्जागरण कालीन साहित्य था जिसमें इतालवी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में, डच भाषा में, स्पेन और पुर्तगाली भाषा में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने की है। और उस साहित्य में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, बहुत ज़्यादा विकास से होता है। इस साहित्य में मानव है वो
यहाँ के लोगों का विषय वस्तु बन गया, केंद्र बन गया। इसके पहले तो धर्म ही यहाँ के लोगों का केंद्र बना रहता था। नेक्स्ट है, इसी दौरान पुनर्जागरण के दौरान कला। ये तो हमने साहित्य का विकास पढ़ा, और हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण कालीन कला का विकास। और कला का विकास किस प्रकार से होता है? यहाँ पे कला में भी सर्वप्रथम हम चित्रकला, इसका अध्ययन करेंगे। चित्रकला, इसमें कुछ नाम जो प्रमुख चित्रकार हुए इस समय, उनमें सबसे पहले है जियाटो, जिएटो। ये इटली का चित्रकार था और इसने पुनर्जागरण के दौरान सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। और इसके बाद के जो प्रमुख चित्रकार हुए, फ्रांजेलिको, विंसी, फ्रांजेलिको ने मैडोना नामक चित्र बनाया, जिसमें प्रभु ईशा मसीह और उनकी मां मैरी, इन दोनों का चित्र बना हुआ है। विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, ये तो एक तरह से मान लीजिए कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, और ये दुनिया का अब तक का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। ये नाटककार था, चित्रकार था, मूर्तिकार था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, गणितज्ञ था। इतनी सारी विशेषताएं अपने में समेटे हुए था ये। और इसने जो चित्र बनाए, और उन चित्रों में दो चित्र प्रसिद्ध हैं लियोनार्डो दा विंसी के। प्रथम तो है मैडोन वो मोनालिसा, और सेकंड है द लास्ट सपर। ये दो चित्र बना करके वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो प्रारंभिक हैं, कुछ प्रमुख रहती हैं। इसके अलावा भी उसने बहुत सारे चित्र बनाए, जिसने उस समय की चित्रकला को प्रभावित किया, क्योंकि इसके पहले सिर्फ चित्र धर्म से संबंधित और प्रभु ईशा मसीह से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। अब मानवीय चित्र भी बनाए जाने लगते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एंजेलो या माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, और माइकल एंजेलो ने यहाँ पे द लास्ट जजमेंट नामक चित्र बनाया। नेक्स्ट है वेशेलो तीसियल। वेशेलो तीसियल के अतिरिक्त यहाँ पे फ्रांज हॉल्स, रेम्ब्रा, आदि इस दौरान यहाँ पे चित्रकार होते हैं, और इन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्र, चाहे रोम के पीटर्सबर्ग के, और या फिर जो सिस्टाइन चैपल है उसके चर्च की दीवारों के ऊपर, और अन्य बहुत सारे यहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। मुख्य चित्र यहाँ पे भित्ति चित्र ही बनाए जाते थे। जैसे माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट चित्र, ये 45 फीट लंबा है, और इसको बनाने में इसको कई बार से लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला विकास होता है, और चित्रकला की शुरुआत है ये भी इटली से ही होती है। इटली में भी रोम है, फ्लोरेंस है, वेनिस है, जेनेवा है, ये चित्रकला के प्रमुख केंद्र रहे थे। नेक्स्ट है मूर्तिकला। यहाँ पे मूर्तिकला में पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला में किस प्रकार से विकास से होता है? मूर्तिकला के जो प्रमुख यहाँ पे मूर्तिकार थे उनके नाम हैं गिबर्टी, दोनातेलो,
नेक्स्ट जो चित्रकार हैं एंजेलो गोजो, ये पुनर्जागरण कालीन प्रमुख चित्रकार जिन्होंने, नहीं मूर्तिकार, चित्रकला का तो हम अध्ययन कर ही चुके हैं। सर्वप्रथम है गिबर्टी, उसने चर्च के द्वार बनाए कांसे से निर्मित, लकड़ी और कांसे से निर्मित, और वो इतने सुंदर है कि माइकल एंजेलो ने कहा कि वो द्वार स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे मूर्तिकार था वो था डोनेटेलो, जिसने सेंट जॉर्ज और सेंट डेविड की आदमकद मूर्तियां बनाई है, बिल्कुल वास्तविक। नेक्स्ट है एंजेलो, माइकल एंजेलो ने पिएटो या पिएटा, एक स्त्री की मूर्ति, डेविड और मोजेस की मूर्ति भी इसने बनाई है, जो प्रमुख धर्मचर्क और योद्धा रहे थे। नेक्स्ट गोजो है इस दौरान का प्रमुख चित्रकार, मूर्तिकार। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कला में भी, मूर्ति कला में भी कुछ उन्नति होती है। इसी के साथ हम कुछ से स्थापत्य कला के बारे में भी जान लेते हैं। स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं लूब्रे का संग्रहालय, सेंट पॉल का गिरजाघर, स्पेन का स्कॉलियस के जो महल है वो। तो इस प्रकार से ये स्थापत्य के बड़े राजप्रासादों के उदाहरण, लुब्रे का संग्रहालय है वर्तमान में फ्रांस में और बहुत बड़ा है, जो इस समय की कला का, स्थापत्य कला का उदाहरण था। स्पेन के जो राजप्रासाद हैं वो, और सेंट पॉल का गिरजाघर रोम में स्थित, ये स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण इस समय के हैं। जिसमें इस स्थापत्य में हमें कुछ अलग से और जानना है कि एंजेलो और राफेल थे, इन्होंने सेंट पीटर के गिरजाघर का गुम्बद बनाया। एंजेलो प्लस राफेल, एंजेलो और राफेल दोनों ने मिलकर के यहाँ पे सेंट जो पीटर्सबर्ग है उसका जो गुम्बद है उसका डिजाइन तैयार किया, और वो गुम्बद आज भी, और इसकी कला इतनी कलात्मक है कि देखने पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि आज से 600 साल पहले उन लोगों ने बिना किसी विशेष उपकरणों के इस प्रकार का गुम्बद बनाया होगा। तो बहुत ही आश्चर्यजनक। इसके अतिरिक्त संगीत जो कला थी, संगीत कला में यहाँ पे जो परिवर्तन होता है, विकास होता है, उसमें कुछ प्रमुख उदाहरण ये हैं कि यहाँ पे वायलिन का विकास होता है, ऑर्केस्ट्रा जो पार्टी होती है उसका विकास होता है, यानी कि ऑर्केस्ट्रा जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है वो, उसका प्रचलन यूरोप से ही, इटली से ही इस 14वीं शताब्दी के दौरान होता है। एक है हॉप्सिकार्ड, ये भी प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग उस समय शुरू किया गया, वायलिन है और अन्य जो वाद्य यंत्र हैं, संगीत कला है, ऑर्केस्ट्रा है, उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसका जो तरीका है वर्तमान में, वो उस पुनर्जागरण काल से ही मुख्य रूप से इटली और उसके बाद में उसके अन्य राष्ट्रों से उसकी शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से ये था हमारा पहला चैप्टर 5वीं यूनिट का पुनर्जागरण, और ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।